नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज और मैं आज आपको बताऊंगा कि स्ट्रोक यानी पैरालिसिस की कंडीशन कैसे हो सकती है और इसमें ब्रेन को जो इफेक्ट होता है, एक्चुअली में इसको हम ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं, ब्रेन अटैक भी कहते हैं इनफैक्ट। और ब्रेन अटैक कैसे हो जाता है, इसके 80% जो कॉज हैं वो हैं ब्लड का एक थक्का या किसी एक कोलेस्ट्रॉल से मिल करके बना हुआ एक थक्का जो है वो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है, ब्रेन तक सप्लाई नहीं पहुंचने देता है ब्लड की, वो कारण होते हैं। और 20% केसेस में ऐसा केस होता है जिसमें कि ब्लड जो पहुंच रहा है वही वेसल कहीं से रप्चर कर जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर में, जिससे कि ब्लड फिर उसी तरह से ठीक से पहुंच नहीं पाता है, उसका प्रेशर बन जाता है। तो 80% बिकॉज ऑफ जो क्लॉट हो गया है उसकी वजह से, जो जिसने थक्के ने सप्लाई को रोक दिया है, इस सप्लाई के रोकने को हम इस्चीमिया बोलते हैं। यानी किसी भी टिश्यू में जब ब्लड सप्लाई ना मिले, उसको ऑक्सीजन ना मिले, उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो ना मिले, तो उस प्रोसेस को, उसके डाइंग प्रोसेस के स्टार्ट होने का जो इनिशियल इफेक्ट होता है, उसको शुरुआती इफेक्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं इस्चीमिया। और वो आगे चल करके नेक्रोसिस यानी सेल डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कुछ देर तक अगर ब्लड को ना मिले ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई और ग्लूकोज, तो वो सेल जो है वो डेथ कर जाती है। इस तरह से हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि क्या क्या इसके मेन फैक्टर्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल आप अपना ज़रूर चेक कराइए, आप अपना जो ब्लड शुगर है वो आप नॉर्मल रखिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए। ब्लड प्रेशर किस किस चीज़ों से बढ़ता है उनको आप ज़रूर लिस्ट आउट कीजिए। ब्लड प्रेशर कम से कम अगर आप 40 से ऊपर हैं तो साल में 2 बार ज़रूर चेक कराइए, और अगर 40 से कम है तो 2 साल में 1 बार करा सकते हैं, ऐसी गाइडलाइंस कहती हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें यही ध्यान रखनी है कि कैसे इसको पहचानें हम कि ये स्ट्रोक तो नहीं है। स्ट्रोक तो नहीं है, इसके लिए FAST को आप याद रख सकते हैं। और FAST से फेस, F फॉर फेस, जिसमें कि फेस में अगर नमनेस है या वीकनेस है एक साइड में तो फेस लटक जाएगा, जब हंसने बोलेंगे तो चेहरा एक तरफ चला जाएगा। या अगर आपको भ्रिकुटी तानने बोलेंगे तो भ्रिकुटी में एक तरफ तो उठेगी, एक तरफ नहीं उठेगी। और जब आप ब्लो करना चाहेंगे तो वो रुकेगा नहीं, ऐसा भी होता है जब फेस में हम, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको हंसने बोलें आप, और हंसने में एक तरफ फेस चला जाएगा, दोनों तरफ सिमेट्रिकली आप नहीं हंसेंगे, लाइक ऐसे हो जाएगा। तो ए आप टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। फेस के बाद आ जाइए ए पर, एफ के बाद ए यानी आर्म। आर्म में आप लेग को भी जोड़ लीजिए, पैर उठाने बोलिए चाहे हाथ उठाने बोलिए दोनों पेशेंट को। अगर वो ना उठा पाए तो समझिए, मान लीजिए एक हाथ तो उठ जाएगा, एक तरफ नहीं उठेगा। तो स्ट्रोक में होता यही है कि सडन लॉस ऑफ फंक्शन होता है ब्रेन का, जो कि किसी ब्लड सप्लाई के अचानक रुकने से हो जाता है। तो इस तरह से जो है स्ट्रोक में एफ और ए को आपने समझा कि वीकनेस आएगी या नमनेस होगी। वीकनेस को कैसे पहचानेंगे? दोनों हाथ उठाने बोलेंगे, एक हाथ इतना ही सा उठेगा या कम उठेगा या बिल्कुल नहीं उठेगा, ऐसा हो सकता है। उसके बाद जो तीसरा है एस फॉर स्पीच है। और मैं इसकी स्पीच के साथ साथ आपको विजन के बारे में भी बता दूं। स्पीच तो सबसे पहले ऐसी होगी जैसे कि साफ साफ नहीं होगी, या जो भी शब्द होगा वैसे तो साफ साफ नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, या साफ साफ तो हो लेकिन इररिलेवेंट हो। आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, इस तरह से भी स्पीच हो सकती है। लगातार ऐसी स्थिति बनी रही, तुरंत समझिए स्ट्रोक है, हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल मरीज को ले जाइए, और वहाँ पे ये पता लगाने की कि डॉक्टर कोशिश करते हैं सबसे पहले CT स्कैन करके कि वो किस कारण से हुआ, वो 80% वाला कारण है या 20% वाला कारण है। दोनों के अनुसार में से जो भी टाइप होगा, हेमोरेजिक या एथेरोस्क्लेरोटिक, तो उन दोनों के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन दी जाती है। ऐसे में हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू के
1 से 3 घंटे बिल्कुल गोल्डन आवर्स होते हैं, उसी में पहुंचने से ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, उसी में आप आगे की डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आ जाइए विजन। डिमनेस, सडन डिमनेस होने लग जाए तो भी ये एक साइन है। सडन लॉस ऑफ विजन, आप एकदम से देखने में अक्षमता हो खासकर एक तरफ से, तो ये भी एक साइन है स्ट्रोक का। उसके अलावा आप आ जाइए हेडेक पर। हेडेक अगर सडन हो, सिवियर हो और काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा हो काफ़ी समय से, तो ये भी एक साइन हो सकता है स्ट्रोक का। इस साइन को पहचानने के बाद आपके पास टी जो था FAST में, टी इज़ टाइम। टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल, बहुत कीमती है और उसका आप उपयोग कर लीजिए और हॉस्पिटल तुरंत पहुंच के इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। ये तो हो गई स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के तरीके और उसको जानने के तरीके, उसके घातक इफेक्ट से बचने के तरीके। अब मैं एक चीज़ और इसमें आज वीडियो में जोड़ देना चाहता हूँ, जिससे कि आप उस मरीज़ को ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकें। कैसे? सिर्फ ये हैंड या मसल्स की वीकनेस मात्र नहीं है, या विजन या स्पीच की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें कि अगर जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन बाहर से आ रही है, यानी आँखों के ज़रिए, कानों के ज़रिए या टच के ज़रिए, वो भी अफेक्ट होती है। इसीलिए उसको कॉम्प्रीहेंड करने में दिक्कत होती है। खासकर मैं बात करूँगा थैलेमिक ब्लीड, यानी थैलमस जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, मिड ब्रेन में होता है। ये मिड ब्रेन और मेन जो ब्रेन है उसके बीच में होता है थैलमस। इसका काम होता है एक स्विच बोर्ड की तरह ये काम करता है। जैसे आपने देखा होगा स्विच बोर्ड के पास कोई बैठा रहता है, बड़े से स्विच बोर्ड के पास, और वो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन सेंड करता रहता है। तो स्विच बोर्ड जो है इंफॉर्मेशन का रिले सेंटर है। बेसिकली वो जो थैलमस है वो रिले सेंटर है। वहाँ तक इंफॉर्मेशन तो आ रही है बट वो फर्दर रिले नहीं होगी अगर थैलमस में ब्लीडिंग हुई है, थैलमस के अराउंड ब्लीडिंग हुई है तो भी। तो ऐसे में हमें पेशेंट के साथ कोऑपरेट करना है, ये समझाना है, ये समझना है खुद को भी कि ये प्रॉब्लम जो है पेशेंट जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रहा है कि वो करना नहीं चाहता है या कोई एक्सरसाइज करना नहीं चाहता है और ये पर्टिकुलर एक्शन नहीं कर रहा है। हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली में किसी भी इस तरह के प्रोसेस में, यानी कि ब्लड क्लॉट की वजह से जो ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो होता क्या है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जब ब्लड सप्लाई रुकती है तो एक ग्लूटामेट नाम का सब्सटेंस होता है, वो सेल रिलीज करता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जो कैल्शियम से बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो कैल्शियम जो है वो ज़्यादा सेल के अंदर आने लगता है, ब्लड जो हमारा ब्रेन सेल है उसके अंदर आएगा और उसको फर्दर उस तरह के एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा जो दूसरे स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा, और वो कैल्शियम सेंसिटिव होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लूटामेट की वजह से ऐसा हो जाना। और ये कैस्केड रिएक्शन, यानी कि जैसे साइकिलें खूब सारी खड़ी हों और एक धक्का लगा तो सारी साइकिलें गिर जाती हैं, इस तरह से ये प्रोसेस भी एक के बाद एक स्टार्ट होता है। ग्लूटामेट का होना, ग्लूटामेट की वजह से दूसरे तरह के केमिकल्स का बनना जो कैल्शियम सेंसिटिव हैं, जो कि सेल के डिस्ट्रक्शन को फास्ट कर देते हैं, और इनके डिस्ट्रक्शन से ब्लड का जो पानी है, ब्लड के अंदर में जो पानी मौजूद है वो सेल के टिश्यूज़ में आ जाता है, टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं उनमें आ जाता है और वो बाहर भी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। यानी क्रैनियम बोलते हैं ये बोनी केस को, इसके अंदर का जो प्रेशर है बिकॉज ऑफ फ्लूइड ब्लड वो बढ़ जाता है, क्योंकि कैल्शियम ने क्या किया, जो ब्लड में मौजूद पानी है उसको सेलुलर इंट्रासेलुलर स्पेस में लाकर इकट्ठा कर दिया है। को मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होने में, मैक्सिमम इसका पीक पहुंचने में, इस तरह के डिस्ट्रक्शन को पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते हैं, और तब तक जो है जनरली पेशेंट को बहुत केयर की ज़रूरत होती है और उस वक्त मेडिसिन चल रही होती हैं। उसके बाद जब रिकवर करते हैं तो उसमें भी 3 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक का समय लगता है कि उसकी फंक्शनल रिकवरी होती रहती है, लेकिन 3 मंथ्स तक वो जो स्वेलिंग बनी थी वो कंट्रोल हो जाती है। स्वेलिंग कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जो ब्रेन के सेल्स का फंक्शन है, यानी मोटर फंक्शन, हाथ का उठाना, फिंगर का चलाना, दूसरी चीज़ों का, उसको प्रॉपरली आने में 3 से 6 महीने मिनिमम लग जाते हैं, और ये रिकवरी लगातार चलती रहती है 2 साल से लेकर के
6 साल तक तो आराम से चलती रहती है। इसलिए हमें ऐसे में सही एनवायरनमेंट देना है पेशेंट को। सही एनवायरनमेंट का मतलब हवा, पानी, एसी नहीं, वो एनवायरनमेंट जो उसका नॉर्मल था तरीका हाथ चलाने का या फिर कोई चीज़ को पकड़ने का, उठाने का, वो तरीका हमें उसको उस पैटर्न में उसको डेवलपमेंट का हमें आइडिया देते रहना है कि ऐसे ऐसे करना है, बोलना नहीं है, करवाना है और उसको उसके तरफ गाइड करना है। तो ये चीज़ फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। बैठने के बैलेंस से लेकर के स्टैंडिंग बैलेंस से लेकर के चलने तक सभी प्रोसेस में फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो असेस करते हैं कि क्या कंडीशन है, किस तरह की प्रॉब्लम है और उसके अकॉर्डिंगली वो फिजियोथेरेपी को इंस्टॉल करते हैं उसमें। और इससे जो है पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है। अगर ये सारी फंक्शंस ब्रेन के अगर हम समझ जाएंगे तो उससे हमें पेशेंट के साथ कोऑपरेट करने में अच्छा रहेगा। ऐसा मैं सभी पेशेंट्स के जो परिजन हैं उनके लिए भी कहता हूं कि ब्रेन का जो फंक्शन अफेक्ट हुआ है उससे कैसे वो जो है वो डील कर रहा है, पेशेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पर्टिकुलर वजह से, तो उसको जब तक समझेंगे नहीं तो आप ज़रूर फ्रस्ट्रेट होंगे। थोड़ी दिन में पेशेंट भी फ्रस्ट्रेट होगा और इस तरह से बात ख़राब होती है। लेकिन रिकवरी अगर ठीक एनवायरनमेंट में चलता रहे, पेशेंट के साथ कोऑपरेट करते रहे तो पेशेंट बहुत अच्छे से इसमें रिकवर कर जाते हैं। सो दोस्तों, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको अभी यहीं छोड़ता हूं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर तरह की चीज़ चाहिए इसी से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या किसी अन्य टॉपिक पर, तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिले जिनसे आपका जीवन, आपके परिजनों का जीवन, आपके समाज का जीवन, हमारे समाज का जीवन बेहतर हो सके। हम लगातार इसी तरह से कन्वर्सेशन करते रहें वीडियो के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए और आगे बढ़ते रहें। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।